देखेंगे कि भारत के संसद का दूसरा भाग राज्यसभा। राज्यसभा का भारतीय संसद का वरिष्ठ और द्वितीय सदन कहा जाता है। वरिष्ठ अर्थात बड़ा, और यह द्वितीय सदन है। इसका नंबर जो है लोकसभा के बाद आता है। लोकसभा को कनिष्ठ और प्रथम सदन कहते हैं, वहीं पर राज्यसभा को जो है भारतीय संसद का वरिष्ठ और द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर खालिस्तान के लिए आ सकता है। खालिस्तान को भारतीय संसद का वरिष्ठ और द्वितीय सदन कहा जाता है। राज्यसभा। राज्यसभा भारतीय संसद का वह सदन है, अर्थात वह स्थान है जहां प्रत्याशी अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर जाते हैं। अर्थात यहाँ पर चुनाव जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से, चुनाव की प्रक्रिया जो है वह दो स्वरूप होती है। एक होती है प्रत्यक्ष रूप से, दूसरी होती है अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से जैसे आप अपने एरिया का एमएलए चुनते हो, तो ये जो है प्रत्यक्ष रूप से हो गया। अप्रत्यक्ष रूप से जैसे आपने प्रधानमंत्री चुना, तो वह जो है अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। तो यह जो है इस तरह से जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। राज्यसभा भारतीय संघ राज्य के 29 घटक राज्य, अर्थात जो 29 हमारे घटक राज्य हैं, और 7 संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात पूरे देश का प्रतिनिधित्व जो है वह राज्यसभा करती है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि राज्यसभा में घटक राज्यों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पर हर एक राज्य से और 7 संघ शासित क्षेत्र प्रदेशों से जो प्रतिनिधित्व है वह जो है वहां पर कार्य करते हैं। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 है। तो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 250 है। और इसमें से अब 250 के 250 सब नहीं चुनते, बल्कि इसमें से क्या है कि इसमें से 238 सदस्य विविध घटक राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। अर्थात अलग अलग राज्यों से, जो हमारे 29 राज्य हैं, तो उन सभी राज्यों से, और 7 जो केंद्र शासित संघ शासित प्रदेश हैं उनसे चुनकर आते हैं। तो उनकी संख्या कितनी है? 238। राज्यसभा के प्रत्येक घटक राज्यों की सदस्य संख्या एक समान नहीं होती है। सत्य असत्य में आ सकता है कि राज्यसभा के प्रत्येक घटक राज्यों की सदस्य संख्या एक समान होती है। असत्य, क्योंकि एक समान नहीं होती है। जनसंख्या के अनुपात में उन्हें राज्यसभा के प्रतिनिधित्व रहता है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यहाँ पे देखोगे 238 और प्लस 12 आपका हो जाएगा 250। ये जो 250 प्रतिनिधि हैं, तो 238 तो जो है वह विविध घटक राज्यों से और संघ शासित प्रदेशों से आते हैं, किंतु ये जो 12 सदस्य संख्या है, अर्थात 250 में पूरा करने के लिए 12 जो बच रहे हैं, तो ये 12 जो है ये राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो कि निम्नलिखित क्षेत्रों से होते हैं, जैसे साहित्य से, विज्ञान से, कला से, क्रीड़ा अर्थात खेल से, खेल कूद के, और सामाजिक कार्य आदि क्षेत्रों में कार्यरत प्रत्यक्ष अनुभवी व्यक्ति अथवा उसका विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों को राज्यसभा पर मनोनीत किया जाता है। ये जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है वह किन क्षेत्रों से संबंधित होते हैं? तो वह जो है साहित्य से, जो है विज्ञान से हो सकते हैं, कला से, क्रीड़ा से, सामाजिक कार्यों से आदि क्षेत्रों से जो है अनुभवी व्यक्ति होते हैं, या जो जिसे उसका विशेष ज्ञान हो वह व्यक्ति इसमें सम्मिलित होते हैं। उन्हें जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातबद्ध प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। तो यहाँ पर चुनाव जो है
ये नहीं कि एक साथ में सबका कार्यकाल खत्म हो जाता है, नहीं। यहाँ पे चुनाव जो है वह अनुपातबद्ध प्रतिनिधि पद्धति से होता है। अब देखेंगे कि चुनाव कैसे, अब वह जो है अनुपातबद्ध पद्धति किस तरह से हो रहा है। तो राज्यसभा कभी भी, ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा कभी भी एकत्रित रूप से विसर्जित नहीं होती है, इसलिए इसे स्थायी सदन माना जाता है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राज्यसभा को स्थायी सदन माना जाता है, तो यह क्या है, सत्य। क्यों माना जाता है? क्योंकि राज्यसभा कभी भी एकत्रित रूप से विसर्जित नहीं होती है। अर्थात अब कैसे, हर 2 साल बाद राज्यसभा का 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किए जाते हैं। पूर्ण किए हुए 1/3 सदस्य निवृत्त होते हैं, अर्थात उन्हें निकाला जाता है। वह जो है उनका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। 6 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद उन्हें निवृत्ति मिलती है। तो ध्यान में रखिए कि इनका कार्यकाल जो है वह 6 वर्षों का हो रहा है, राइट। कार्यकाल कितने वर्षों का हो रहा है? 6 वर्षों का हो रहा है। और 6 में से 1/3 वर्ष, 1/3 सदस्य, जैसे अब ये 6 वर्ष है, 6 वर्ष में से 1/3 सदस्य की निवृत्ति, 1/3 सदस्य की निवृत्ति हर 2 वर्षों के बाद हो रही है। अर्थात जैसे आप मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर 12 सदस्य हैं, 6 वर्षों के लिए 12 सदस्यों की नियुक्ति हुई। अब यहाँ पर जो है हर एक व्यक्ति का कार्यकाल एक साथ में ये 12 के 12 निवृत्त नहीं होंगे। 2 वर्ष बाद जो है, इसमें से 2 वर्ष के बाद 4 व्यक्तियों को, 4 सदस्यों को निकाल दिया जाएगा। फिर कितने बचे? 8, बराबर। और फिर उनके स्थान पर, ये जो 4 निकाले गए हैं, इनके स्थान पर और 4 नए की नियुक्ति हो जाएगी। फिर अगले 2 वर्ष के बाद फिर इन 8 में से 4 व्यक्ति को निकाल दिया जाएगा और उनके स्थान पर दूसरे नए 4 व्यक्तियों की नियुक्ति हो जाएगी। फिर अगले 2 साल के बाद यहाँ से फिर 4 व्यक्तियों को निकाल दिया जाएगा और उनके स्थान पर नए की 4 की नियुक्ति हो जाएगी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि फिर जब आएगा तो ये नया 4, इसका 6 साल पूरा हो गया आएगा जब तक इसका नंबर आएगा। 6 वर्ष इसके भी पूरे हो गए तो यह जो है निकल जाएगा, इसके स्थान पर दूसरे 4 नए आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर सदस्यों की जो है निवृत्ति होती है। तो हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य को निवृत्त कर दिया जाता है और फिर से उतने ही सदस्यों का चुनाव होता है। जितने निकलते हैं उतने का ही चुनाव होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिया कि 4 को निकाला गया तो उनके स्थान पर 4 की नियुक्ति कर दी गई। चरणबद्ध और निश्चित संख्या में सदस्यों के निवृत्त होने से राज्यसभा निरंतर कार्यरत रहती है। अर्थात वहाँ पे जो सदस्य होते हैं, जब तक नए की नियुक्ति नहीं होती, तो जो सदस्य होते हैं वो सदस्य वहाँ पर कार्यरत रहते हैं। तो इस तरह से यह जो है कंटिन्यू चलता रहता है और एक नियमित श्रृंखलाबद्ध होकर चलता है। राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान में रखिए कि जैसे हमारे कोई पड़ोसी देश का अगर कोई व्यक्ति चाहे कि वह जो है भारत में जो है राज्यसभा का सदस्य हो, चुनाव लड़े, तो वह नहीं लड़ सकता है। उसका कारण है कि उसकी पहली शर्त है कि व्यक्ति जो है, अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो व्यक्ति जो है वो पूर्णतः भारतीय नागरिक होनी चाहिए, उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। उसकी आयु 30 वर्ष जो है पूर्ण होनी चाहिए। ध्यान में रखिए कि यहाँ पर उसकी आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष की आयु वह पूर्ण करनी चाहिए। और राज्यसभा का जो है उसके सदस्य की आयु 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ध्यान में रखना, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए
30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। और दोनों के लिए, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों के लिए भारतीय नागरिकता होना आवश्यक है। लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को सांसद कहते हैं। सांसद किसे कहते हैं? सांसद का क्या अर्थ होता है? सांसद अर्थात जो व्यक्ति, जो प्रत्याशी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उन्हीं को सांसद कहते हैं। सांसद अपने चुनाव क्षेत्र के प्रश्न, समस्याएं लोकसभा में प्रस्तुत कर उन्हें हल करवाने की कोशिश करता है। तो जो भी उसके क्षेत्र का, जैसे आपका क्षेत्र सायन है, तो यहाँ का जो प्रत्याशी होता है, जो एमएलए वगैरह होते हैं, कारपोरेटर होते हैं, वह जो है लोकसभा में यहाँ की समस्याओं को प्रस्तुत करके हल करवाने का प्रयास करते हैं। चुनाव क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए उन्हें विकास राशि दी जाती है। उन्हें जो है लोकसभा द्वारा कुछ पैसे भी दिए जाते हैं ताकि वह अपने क्षेत्र की प्रगति कर सके। अब हम देखेंगे संसद के कार्य कि संसद के कार्य क्या क्या है। तो संसद के प्रमुख कार्य जो है वह है विधि निर्माण करना, मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखना और संविधान संशोधन करना। ये जो है 3 प्रमुख कार्य संसद के हैं। तो चलिए हम उसके बारे में देखते हैं। भारतीय संसद के लोकसभा और राज्यसभा सदनों की जानकारी प्राप्त करने के बाद हम उनके कार्यों का अवलोकन करेंगे। कार्यों में सबसे पहला कार्य है उनका विधि निर्माण करना। लोकसभा और राज्यसभा का कार्य क्या है? विधि निर्माण करना। संसद के कार्य लोगों के हितों और कल्याण के लिए और संविधान में निहित उद्देश्यों को प्रत्यक्ष रूप से लाने के लिए संसद को अनेक नए कानून का निर्माण करना पड़ता है। साथ ही काल बाह्य कानून रद्द करने पड़ते हैं, अर्थात जो पुराने हो चुके, जिनका कोई उपयोग नहीं है, जो देश के हित के लिए नहीं है, ऐसे कानूनों को रद्द भी करना पड़ता है। कुछ कानूनों में उचित परिवर्तन किए जाते हैं। जो पुराने कानून हैं उनमें उचित परिवर्तन भी किए जाते हैं। संविधान में ही कानून निर्मिति की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है और उनके अनुसार संसद अपनी प्राथमिक अथवा मुख्य जिम्मेदारी का निर्वहन करती है। अर्थात जो भी नियम कानून हम देखते हैं कि जो भी नए नए कानून लगाए जाते हैं, ये सभी कानून का निर्माण करने का कार्य जो है वह संसद का होता है, संसद के द्वारा किया जाता है। दूसरा कार्य होता है संसद का मंत्रिमंडल पर नियंत्रण, अर्थात संसद द्वारा ही प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। जो संसद के लोग हैं वही जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का निर्माण कौन करता है? संसद। अब संसद में क्या है हमारा? लोकसभा और राज्यसभा। संसद का उस पर नियंत्रण रहता है। नियंत्रण रखने के विविध विकल्प उसके पास उपलब्ध रहते हैं। संसद को उपेक्षित करके मंत्रिमंडल कार्य नहीं करेगा, यह देखने का दायित्व संसद पर होता है। अर्थात उसके ऊपर, मंत्रिमंडल के ऊपर पूरी तरह से देखरेख का दायित्व जो होता है वह संसद का होता है। तीसरा हम देखेंगे संविधान संशोधन, अर्थात संविधान, जो हमारा संविधान बनाया गया है उसमें क्या संशोधन किया जा सकता है, उसमें क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं, यह उत्तरदायित्व भी जो है संसद देखता है। जैसे भारत के संविधान में कुछ परिवर्तन करने हैं तो संसद उस संदर्भ में निर्णय लेती है। संसद के अलावा किसी और को अधिकार नहीं होता है।
संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव महत्वपूर्ण रहता है। संसद उसकी आवश्यकता पर चर्चा करके इस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार किया जाए इसका निर्णय लेती है। तो संसद कैसे निर्णय लेती है? जो भी सदस्य हैं, जो भी वहाँ पे सदस्य हैं, उन सभी से चर्चा पद्धति द्वारा, किससे? चर्चा करके, अर्थात बातचीत करके उसमें परिवर्तन करना है या नहीं करना है, यह निर्णय लेती है। भारत के संविधान में संशोधन करने की निम्नलिखित पद्धति है। जैसे पहली पद्धति है, भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान संसद के सामान्य बहुमत से बदल दिए जाते हैं। अर्थात जिस नियम कानून को बदलना चाहते हैं, अगर उसमें बहुमत प्राप्त हो तो वह उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा होता है, कुछ प्रावधानों के लिए विशेष बहुमत अर्थात 2/3 की आवश्यकता रहती है। अगर जब तक इतनी बहुमत उसे नहीं मिलेगी तब तक जो है वह संविधान में कोई भी परिवर्तन, संशोधन नहीं कर सकते हैं। और कुछ प्रावधान, कुछ नियम कानून ऐसे हैं जैसे विशेष बहुमत अथवा आधे घटक राज्यों की मान्यताओं से बदल दिए जाते हैं। अर्थात उसमें कुछ में नियम कानून है कि उसमें विशेष बहुमत होना चाहिए या आधे घटक राज्यों का उसमें उन सभी की मान्यता होनी चाहिए, तब जाकर उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, अन्यथा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि संसद के कार्य कौन कौन से हैं।